तो कहाँ पे थे, अब लास्ट में क्या आ रहा है, औषध आ रहा है। तो औषध मतलब उसका मेन हथियार कि जिससे वो चिकित्सा करेगा। ऐसे ही अगर अपन पकता है तो उसका काम क्या है, खाना को पकाने का। तो पकाने के लिए मेन हथियार क्या है कि इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो अग्नि हो गया। ठीक है, इस अग्नि को जलने में, खाने को पकाने में सहायता कौन कर रहा था, वो ईंधन कर रहा था कि भाई ईंधन नहीं होगा तो अग्नि नहीं होगी, लेकिन पकाने का काम तो अग्नि करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि हो गया। ऐसे ये जो सेनापति है इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए शस्त्र हो गए। तो ये कुछ को रिलेशंस हैं जो मैंने ऐसे ही तुम्हें मजे मजे में यूं ही बता दिए हैं। ये इसका एमसीक्यू बनता है, तो ये तुम्हारे प्रॉफ के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एमसीक्यू के अंदर कभी कभी ये पूछ लेते कि बताओ इसका कोरिलेशन किसके साथ है, इसके समकक्ष या समतुल्य। ऐसे पूछा जाता है कि परिचारक के समतुल्य जो है वो कौन सा एग्जाम्पल दिए हुए, तो दोनों के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अगर तुम्हें समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, इसके अंदर पढ़ो भी मत। तुम्हें बस यही ध्यान रखना है कि हर इस चीज़ के अंदर जो होता है वैद्य है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है, बस ये ध्यान रखना। अब देखो आगे चलो, फिर क्या है, अब ये कुछ और बात बता रहे हैं। वैद्य के सम्मान में बहुत सारी लाइनें बोलेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र ये सब रहते हुए भी बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे हमें घड़ा बनाना है, ठीक है, तो अपने पास सारा सामान है लेकिन कुम्हार नहीं है बनाने वाला, तो फिर घड़े की उत्पत्ति नहीं होगी। उसी तरीके से अपने पास तीनों चीज़ें हैं, रोगी भी आया हुआ है, अपने पास औषध भी है। माइक म्यूट कर लो, किसका ऑन है। औषध भी आ गई और अपने पास जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी पढ़ा है, लेकिन अगर वहाँ पे चिकित्सक नहीं होगा तो फिर चिकित्सा होगी नहीं, ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका एक और पॉइंट है। तो तुम अगर 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है चिकित्सा चतुष्पाद का या फिर वैद्य क्यों इंपॉर्टेंट है इसका, तो उसके अंदर ये थोड़े थोड़े पॉइंट ऐड कर सकते हो कि भाई आचार्य ये बोलते हैं कि अगर बिना ये सारी चीज़ें होगी फिर भी कुम्हार नहीं होगा तो घड़े की उत्पत्ति नहीं होगी, वैसे ही तीनों चीज़ें होगी और अगर वैद्य नहीं होता है तो फिर चिकित्सा नहीं होगी। फिर देखो आगे, अब ये ऐसे ही चीज़ बताई हुई, इसको बस रीड करने का, इसके अंदर पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है कि रोगी, परिचारक, औषधि, इन तीनों पादों के रहते हुए भी जो रोग होते हैं वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे रोग जो शीघ्र ही अपने उपाय की प्रतीक्षा करते हैं वे तीनों के रोते हुए भी बढ़ जाते हैं। तो देखो दो चीज़ें हो रही है, एक तो क्या है, रोग जो है वो शीघ्र नष्ट हो रहे हैं, एक में वे शीघ्र बढ़ रहे हैं। तो वो क्यों होता है, रोग क्यों बढ़ते हैं और क्यों कम होते हैं, तो इसके अंदर बोल रहे हैं इन सब का रिस्पॉन्सिबल वैद्य ही होता है। तो अगर विज्ञानी वैद्य होगा तो रोग तो शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर अज्ञानी वैद्य होता है तो क्या होता है, रोग शीघ्र बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ थी, इसमें सिर्फ पढ़ने का था, ऐसा कुछ कभी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा नहीं जाता। अब देखो यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध है, ये बहुत अच्छा है। ये कटाक्ष है अपन जैसे लोगों पे। क्या है कि अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, लेकिन अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप अज्ञानी होंगे तो ये आपके ऊपर, देख लो रोस्टिंग लेवल इनका। तो क्या है, ये जो इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि वरम आत्मा हुतोग्नि अज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता, किसके कौन से चैप्टर का है, तो ये कौन सा है, 9th चैप्टर का है, और किसके लिए बोला है, ये अज्ञानी वैद्य के संदर्भ में बोला है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ बतानी है मुझे, अज्ञानी वैद्य के बारे में तो आचार्य ने बता दिया कि अज्ञानी होता है तो उससे चिकित्सा नहीं करानी। तो बताओ ज्ञान प्राप्ति का क्या साधन है, अगर हम तो अभी तो अज्ञानी हैं, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करने हैं तो ज्ञान प्राप्ति के आचार्य ने क्या साधन बताए। जो फर्स्ट क्लास ली थी चरक के इतिहास की, उसके अंदर मैंने बताए थे त्रिविध ज्ञानोपाय, पता है क्या किसी को? साक्षी, नेहा, किरण, सुरुचि, किसी को नहीं पता, ध्यान नहीं देते तुम क्लास में, चलो कोई बात नहीं। ज्ञान प्राप्ति के क्या है, 3 उपाय होते हैं। क्या है, एक तो अध्ययन होता है कि पढ़ो, दूसरा होता है अध्यापन, पढ़ो नहीं तो पढ़ा दो, और तीसरा क्या होता है, बहुत बढ़िया, संभाषा। तीसरा तो संभाषा मतलब कि डिस्कशन करो। और एक चौथा मैं तुम्हें और बता देती हूँ अपनी तरफ से, अगर डिस्कशन भी ना पढ़ सकते, ना पढ़ा सकते, ना डिस्कशन करने वाला तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तो एटलीस्ट जो डिस्कशन अगर कोई हो रहा होता है, कोई कुछ बात कर रहा होता है, तो उसको सुनो, जो सेमिनार्स होते हैं उसको अटेंड करो। तो 3 जो होते हैं वो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, ये 3 काम करोगे तो तुम अज्ञानी नहीं रहोगे। फिर आगे चलो, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है जो कि तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। प्राण अभिसर इंपॉर्टेंट है, राजा के योग्य वैद्य जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, और एक आएगा यहाँ पे उत्तम वैद्य। उत्तम वैद्य से अपना PG 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट अभी ताज़ा ताज़ा। तो देखो प्राण अभिसर वैद्य के लक्षण क्या है। प्राण अभिसर का क्या मतलब होता है, प्राण मतलब जीवन, अभिसर, अभी मतलब अभी का मतलब होता है अपनी तरफ लेकर के आना, कोई कहीं पे भी चीज़ अभी आ जाता है ना, अभी का मतलब अपनी तरफ।
तो प्राण को लेकर के आने वाला, जाते हुए प्राण को जो खींच करके वापस ले आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा चिकित्सक प्राण अभिसर होता है। तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होगी कि बोले कि भाई ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 क्वालिटीज़ अगर किसी के अंदर होती है तो हम उसको बोलेंगे कि ये प्राण अभिसर वैद्य है। तो वो 4 क्वालिटीज़ कौन सी है, देखो, तस्मात् शास्त्रीय अर्थ विज्ञाने प्रवृत्तो कर्म दर्शने। तो इसलिए शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना। जैसे अपन ने वहाँ पे देखा था वैद्य के जो गुण थे कि पहले तो पढ़ना, तो पहले तुम्हारा काम जो है ना, फर्स्ट स्टेप यही है कि शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहो, हमेशा पढ़ते रहो। फिर क्या है, शास्त्र के अर्थ को समझने में रुचि, उचित परिश्रम करना। फिर अपन ने पढ़ तो लिया, उसको याद भी कर लिया, लेकिन उसका अर्थ भी समझो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करो। जब अप्लाई करोगे तब तुम्हारे उस बात को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला हुआ है, ठीक है। तो उसको अर्थ को समझने में उचित परिश्रम करो। फिर क्या है, अपन ने देख लिया, अपन ने पहले तो पढ़ लिया, याद कर लिया, ठीक है, फिर उसको अप्लाई भी कर लिया। क्या ये इस तरीके से होता है, हम इसका अर्थ अप्लाई करना, मतलब कि अर्थ समझने के अंदर अपन ने पूरा अच्छी तरीके से उसको समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। कंसेप्ट समझने के बाद में फाइनली अपन अब बन जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो प्रैक्टिकल में क्या करो, पहले तो देखो, अन्यत्र हुए कर्मों को बार बार देखो, और लास्ट में फिर स्वयं भी करो। तो 4 चीज़ें अपन को करनी है। पहले तो अध्ययन के अंदर प्रवृत्त रहना है, फिर क्या है, शास्त्र के अर्थ को समझने में परिश्रम करना है, फिर अन्यत्र हुए हुए जो कर्म होते हैं उसको देखना है, प्रवृत्तो, और लास्ट में प्रवृत्तो मतलब बाद में लास्ट में तुम खुद करो। तो जब ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें अपन करते हैं तो हम प्राण अभिसर वैद्य कहलाते हैं, जाते हुए प्राणों को भी लौटा देने वाला। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आपसे वैसे 5 नंबर के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ वाइवा के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, 4 क्वालिटीज़ है, एमसीक्यू भी बन सकता है, कौन सी क्वालिटी किसकी है याद रखना। अब आगे देखो, राजा के योग्य वैद्य के लक्षण। राजा के, तो ऐसा वैद्य जो कि राजा के योग्य हो, तो उनको क्या कर देते हैं, उनको जो महल होता है उसके पास में ही अलग से राजा का एक बनाते हैं आवास, निवास स्थान। वहाँ पे राजा का नहीं, जो वैद्य होता है ना, राजवैद्य होता है, उसका निवास स्थान बना करके उसको रखते थे। तो ये बहुत स्पेशल लोग होते थे। इसको तुम हेलो परी से वैसे याद कर सकते हो, क्योंकि देखो परियां जो है वो राजा के पास ही आएगी, तो ऐसे कर सकते हो। पर मैं तो ये कहूँगी कि कोटेशन देखो अच्छी तरीके से। देखो क्या है इसके अंदर, क्या क्या चाहिए अपन को, हेतु लिंग प्रश्मनि रोगणाम पुनर्भवे, बस ये एक ही याद करना है, आगे नहीं। तो किसको, राजा का वैद्य लोग, राजा के योग्य वैद्य होगा, तो उसको क्या चाहिए, हेतु, मतलब कि निदान, रोग का जो कारण है उसको, उसका पता होना चाहिए। फिर क्या, लोगों के क्या लक्षण होते हैं, कौन से डिजीज़ का क्या लक्षण आएगा, तो वो उसको पता होना चाहिए। और उसके बाद में उसकी प्रशमन यानी कि शांति का उपाय भी पता होना चाहिए। अच्छा, इससे एक चीज़ याद आ रही है तुम्हें, त्रिसूत्र आयुर्वेद। त्रिसूत्र आयुर्वेद तो बता दो, इसका तो बोला था यार बहुत कोटेशन, किसी को पता है हिंदी में भी त्रिसूत्र आयुर्वेद? गुड, शाबाश, चलो कोई तो पढ़ता है। त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या था, हेतु लिंग औषध था ना, बस बिल्कुल यही है। तो इसके अंदर भी देखो, हेतु का पता होना चाहिए उसे, फिर उसको लिंग का पता होना चाहिए, औषध मतलब उसकी चिकित्सा, तो प्रशमन, रोगों का प्रशमन भी पता होना चाहिए। और एक की क्या है, एक लास्ट में ये आता है, उसको स्वस्थ वृत्त का पता होना चाहिए। स्वस्थ वृत्त का मतलब कि रोग जो होते हैं वो उत्पन्न ही ना हो। तो ये क्या करेगा, राजा अगर बीमार हो गया तो जाएगा, हाँ पता लगाएगा इस वजह से हुआ, फिर इसके लक्षण देखेगा, उसके बाद में उसकी चिकित्सा करेगा। फिर धीरे से राजा को बोलेगा कि अच्छा देखो राजा जी, आप ये काम करोगे ना तो आपको रोग होगा ही नहीं। तो राजा हो जाएगा खुश। इसलिए ये क्या है, ये राजवैद्य है, समझ गए, ये राजा राजा करके मैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये राजवैद्य के लक्षण है, प्राणाभिसर के अलग हैं, राजवैद्य के अलग हैं। उसके बाद में देखो, ये कुछ नहीं है, बस इसको रीड करना है, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ये। अब उत्तम वैद्य, ये अच्छा है कि उत्तम वैद्य जो है, अब बेस्ट, उसके 6 गुण होते हैं। कौन कौन से 6 गुण है तुम्हें याद करने हैं, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रिया, बस ये एक ही लाइन याद करनी है। तो ये 6 इसके गुण होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आ गया था, वितर्क का क्वेश्चन आया था आई गेस AIPGT 21 के अंदर, तो उसको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस रीड करना है, इसको भी सिर्फ रीड करना। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसको बोलते हैं वैद्य की 4 वृत्तियाँ। तो वैद्य की 4 वृत्तियाँ क्या होनी चाहिए, देखो, मैत्री, कारुण्य, मार्तेषु और शक्य प्रीति रूपेक्षणम। हिंदी पढ़ते हैं, क्या बता रहा है कि प्राणी मात्र के लिए दया का भाव होना चाहिए, मैत्री, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए सभी के साथ में। फिर क्या है, आर्तेषु कारुण्यम, आर्तेषु, कौन, जो रोगी होता है उसके प्रति करुणा, तो जो रोगी होता है उसके ऊपर दया का भाव होना चाहिए। और क्या है, शक्य प्रीति रूपेक्षणम, तो जो साध्य रोग होते हैं उसकी प्रेम पूर्वक चिकित्सा करे, लेकिन जो प्रकृतिस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम, जो असाध्य रोगी है उसके प्रति, उसके रोग के प्रति जो है उपेक्षा का भाव रखना। उपेक्षा का भाव ये रखना कि जो असाध्य रोग हमें
फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये साध्य रोगों की चिकित्सा है, न तो असाध्य नाम उपदेशम। असाध्य रोगों की चिकित्सा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि भाई आयुर्विद्या यशो हानि उपक्रोशम असंग्रहम। आयु की, विद्या की, यश की और सबकी हानि होती है। लोगों का क्रोध का भाजन बनना पड़ता है और लास्ट में असंग्रहम, वो रोगी का संग्रह भी नहीं कर सकता। भाई देखो असाध्य रोग है तो वो मरेगा तो सही, ये तो अपन को पता है। अब अपन ने चिकित्सा, अपन ने जो केस है वो हाथ में ले लिया, लेकिन बाद में रोगी अगर मर गया तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं, उसके जो परिजन है, वो आपको पीटने नहीं आ जाएंगे। तो क्या होगा? यश की, आयु की, हर चीज़ की हानि होगी। इसलिए असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी है। अब इसमें उपेक्षा का भाव ये है कि हमें उसकी चिकित्सा में ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, क्योंकि नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि हम उसको छोड़ देते मरने के लिए। हम क्या बोलते हैं, पहले ही प्रत्याख्य, प्रति मतलब कि जवाब दे देना। असाध्य को हम प्रत्याख्य भी बोलते हैं। तो हम उसके जो परिजन होते हैं उसको बोल देते हैं कि भाई ये जो है ये असाध्य है, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ हम सपोर्टिव सिस्टम लगा सकते हैं, मतलब सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि उस का जो है ना जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा का मतलब ये नहीं करेंगे कि हम पूरा एफर्ट लगा के इसको ठीक करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये चार जो है वैद्य की वृत्तियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मैत्री, कारुण्य, मार्तेषु, मैत्री, कारुण्य, मार्तेषु, फिर शक्य, प्रीति और उपेक्षण। उपेक्षण किसका? उपेक्षा किसके लिए? जो असाध्य रोगी है उसके लिए। तो फाइनली ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अब तुम वापस रिज्वाइन करो, 10 चैप्टर करते हैं।